ट्रांस हिमालय क्षेत्र या हिमालय पार क्षेत्र। बच्चों, ये हिमालय पर्वत के उत्तर में स्थित है और यहाँ पर कई श्रेणियाँ जैसे काराकोरम, कैलाश और लद्दाख ये सब सम्मिलित हैं। और आपको पता है भारत का सर्वोच्च शिखर K2 काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के नीचे हिमाद्री श्रेणी है। यह हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला है। आपको पता है पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं? जब पर्वत एक ही पंक्ति में लगे होते हैं और ये बहुत सारे होते हैं तथा इन्हें हम पर्वत श्रृंखला कहते हैं। हिमाद्री श्रेणी हिमालय पर्वत की उत्तरी श्रृंखला है। इसे हम वृहद हिमालय भी कहते हैं और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी श्रृंखला पे स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। यहाँ अनेक हिमनद पाए जाते हैं और जिनसे अनेक नदियाँ निकलती हैं। सबसे पहले बच्चों हम इस चित्र को देखेंगे और आप देखेंगे यहाँ पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है। जब पहाड़ों पर बर्फ़ जमी रहती है चोटियों पे, तो कुछ समय बाद ये ठोस और कठोर हो जाती है और पर्वतों की ढलान से सरकती हुई ये नीचे आ जाती है, जिससे हिमनद का निर्माण होता है और हिमनद से बहुत सारी नदियों की उत्पत्ति होती है। जैसे गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद से हुई है। हिमाचल श्रेणी, यह हिमाद्री श्रेणी के दक्षिण में स्थित श्रेणी है। इसे हम मध्य हिमालय भी कहते हैं। मध्य हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि यह हिमाद्री श्रेणी और बाहरी श्रेणी जो है दक्षिण की हिमालय की, उसके बीच में यह स्थित है। यहाँ पर अनेक आकर्षक पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। पर्यटक स्थल वे स्थल होते हैं जहाँ सैलानी देश विदेश से घूमने आते हैं। जैसे इस श्रेणी में श्रीनगर, शिमला, नैनीताल, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग और बहुत सारे पर्यटक स्थल पाए जाते हैं। बच्चों, आपको पता है हिमाद्री श्रेणी और हिमाचल श्रेणी के बीच में कश्मीर की घाटी है और यहाँ पर डल झील पाई जाती है। कश्मीर का तो नाम आपने सुना है बच्चों, हमारे देश का स्वर्ग कहते हैं इसे। और यहाँ सैलानी घूमने फिरने आते हैं और डल झील में बहुत सारी बोटें होती हैं जहाँ वे मनोरम दृश्य का आनंद लेते हैं। यहाँ का पर्यटन हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। शिवालिक श्रेणी, यह हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है और सबसे दक्षिण श्रेणी है। इसे हम उप हिमालय भी कहते हैं। यहाँ पर बच्चों कम ऊंचाई की श्रृंखला पाई जाती हैं, अर्थात जो पर्वत पाए जाते हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है और साथ ही साथ यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं। अब हम हिमालय के महत्व को जानते हैं। बच्चों, हिमालय हमारे लिए कैसे महत्वपूर्ण है? जैसे कि हमने जाना, हिमालय को भारत का प्रहरी कहते हैं। ये भारत के लिए एक पहरेदार के रूप में स्थित है। बच्चों, ये हमारे देश की बाह्य आक्रमण से रक्षा करता है। उत्तर की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं को यह रोकता है और हमारी जलवायु को ठंडी और शुष्क होने से बचाता है। साथ ही साथ बच्चों, दक्षिण मानसूनी हवाओं के मार्ग में ये बाधा बनता है और बाधा बन के ये हमारे देश में वर्षा करने में सहायता प्रदान करता है। आपको पता है बच्चों, हिमालय पर्वत को जड़ी बूटियों का भंडार भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अनेक जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं और इन जड़ी बूटियों का उपयोग बहुत सारी औषधि के लिए किया जाता है। हिमालय पर्वत पर आकर्षक पर्यटक स्थल भी हैं जो हमारे पर्यटन को बढ़ावा देते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। हिमालय पर्वत को जानने के बाद बच्चों हम भाबर और तराई क्षेत्र के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत पर नदियों की उत्पत्ति होती है और ये नदियाँ जब मैदानी क्षेत्र में आती हैं उससे पहले ये भाबर और तराई क्षेत्र का निर्माण करती हैं। कैसे करती हैं? हिमालय से उतरकर नदियाँ मैदान की ओर जब आती हैं तो अपने साथ ये बहुत सारा मलबा लेकर आती हैं। यह मलबा शिवालिक श्रेणी, जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी है, वहाँ 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में यह मलबा जमा कर देती हैं। मलबा या अवसाद, जैसा कि हमने जाना था,
मिट्टी के छोटे बड़े कण, चट्टानों के कण, पत्थर, बोल्डर, कंकड़ होते हैं। तो इसी मलबे को जब ये जमा हो जाता है इसे हम भाबर क्षेत्र कहते हैं। और इस भाबर क्षेत्र पे बच्चों नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं इन अवसादों के नीचे। लेकिन मैदानी भाग में आते आते प्रायः ये नदियाँ दिखाई देने लगती हैं। बच्चों भाबर क्षेत्र के आसपास एक नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो मिट्टी, गीली मिट्टी जो होती है वो नम और दलदली हो जाती है। उसी प्रकार से भाबर क्षेत्र के आसपास नम और दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है जिसे हम तराई क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है जो कि एक वन संरक्षित क्षेत्र है। आइए आगे हम जानते हैं उत्तर का मैदानी भाग के बारे में। जैसा कि हमने जाना कि भाबर और तराई क्षेत्र अंततः कहाँ आके मिलता है, उत्तर के मैदानी भाग में मिलता है। आपने देखा ये हिमालय पर्वत है मानचित्र पर और उत्तर का मैदानी भाग है। बीच में यहाँ पे 8 से 16 किलोमीटर में भाबर और तराई क्षेत्र है और अंततः ये भाबर तराई क्षेत्र उत्तर के मैदानी भाग में आकर मिल जाता है। हिमालय पर्वत के दक्षिण में उत्तर का मैदानी भाग है। मैदानी भाग से हम क्या समझते हैं? धरातल की वह भूमि जो समतल होती है। आपको पता है उत्तर का मैदानी भाग विश्व का सबसे समतल और विस्तृत मैदानी भाग, विस्तृत से अर्थ है सबसे फैला हुआ मैदानी भाग है जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। और अगर आप मानचित्र पर देखें तो पश्चिम में ये चौड़ा है और पूरब में आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। बच्चों 3 प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बना है बच्चों, इसलिए यहाँ उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आप ये चित्र देख रहे हैं बच्चों, ये मैदानी भाग का, आप देख सकते हैं यहाँ पे समतल भूमि है। उत्तरी मैदान के 3 भाग हैं बच्चों। नदी तंत्र के आधार पे हम उत्तर के मैदानी भाग को 3 भाग में विभाजित करते हैं। सबसे पहला है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। नदी तंत्र से हम क्या समझते हैं? किसी नदी और उसकी सहायक नदियों को हम नदी तंत्र कहते हैं। सहायक नदी क्या होती है? एक नदी जो किसी मुख्य नदी में आकर गिरती है और अपने जल का भी उसी में विसर्जन करती है, उसे हम सहायक नदी कहते हैं। आइए इन तीनों नदी तंत्र को हम भारत के मानचित्र पर समझते हैं। बच्चों भारत के मानचित्र पर आप 3 नदी तंत्र देख रहे होंगे। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र आप देख रहे हैं बच्चों, ये सिंधु नदी है और इसके साथ ये जो रेखाएं हैं ये इसकी सहायक नदियां हैं। तो मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को ही नदी तंत्र कहा जाता है। तो सिंधु नदी आप देख रहे हैं जिसका विस्तार, जिसकी उत्पत्ति मानसरोवर झील के निकट से होते हुए इसका विस्तार पाकिस्तान तक गया है और सिंधु नदी तंत्र की ये सहायक नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र आप देख रहे हैं बच्चों, गंगा नदी तंत्र, गंगा की उत्पत्ति गंगोत्री हिमनद से होती है और ये सारी इसकी सहायक नदियां हैं जिसमें यमुना, कोसी, गंडक, चंबल आदि हैं। आप देखिए बच्चों ये छोटी छोटी जो रेखाएं हैं ये सहायक नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति मानसरोवर झील के निकट हुई है और ये 3 देशों में प्रवाहित होती है बच्चों। चीन में इसे सांगपो कहते हैं और बांग्लादेश में इसे मेघना कहते हैं। बच्चों इन तीनों नदी तंत्र से मिलकर ही गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मिलकर ही उत्तर के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। इन नदी तंत्र को अब हम विस्तार से समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र, इस नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु है और इसकी सहायक नदियां झेलम, चिनाब, सतलज, रावी, ब्यास आदि हैं। यह नदी तंत्र आप देख सकते हैं बच्चों, ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में फैला हुआ है और सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत में
मानसरोवर झील के निकट हुई है बच्चों। गंगा नदी तंत्र, मानचित्र पर हम गंगा नदी को देखेंगे बच्चों। गंगा नदी मुख्य नदी है और इसकी सहायक नदियां हैं गोमती, यमुना, कोसी, गंडक आदि। बच्चों, यह नदी तंत्र उत्तरी मैदान के अधिकांश भाग में फैला हुआ है, अर्थात सबसे ज़्यादा भाग गंगा नदी तंत्र का है उत्तरी मैदान में, और यहाँ पर घनी आबादी पाई जाती है। क्यों घनी आबादी पाई जाती है बच्चों? क्योंकि यहाँ पर जल की उपलब्धता है, अनुकूल जलवायु है और साथ ही साथ यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी भी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमनद है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, आप मानचित्र पर देख सकते हैं बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है। इसकी मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है और इसकी सहायक नदियां लोहित, तिस्ता, दिबांग आदि हैं। इस नदी तंत्र का विस्तार अरुणाचल प्रदेश और असम में है। बच्चों, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भी मानसरोवर, यहाँ तिब्बत के पास में मानसरोवर झील के निकट हुआ है। और हमने पहले भी जाना कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 3 देशों में प्रवाहित होती है। वे 3 देश कौन कौन से हैं? भारत, चीन और बांग्लादेश। आइए हम उत्तरी मैदान के महत्व के बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से यह मैदान बना है, इसलिए ये कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है और बहुत सारी फसलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। साथ ही साथ कृषि और पशुपालन पर आधारित उद्योग इस क्षेत्र में विकसित हुए हैं। समतल भूमि होने के कारण यहाँ पर रेल मार्ग और सड़क बनाना आसान है। कैसे आसान है बच्चों? अगर हम पहाड़ों पर सड़क बनाने जाएं या रेल की पटरियां बिछाने जाएं तो ये बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन अगर धरातल या भूमि समतल होती है तो हम सड़क निर्माण और रेल मार्ग आसानी से बना सकते हैं। नदियों से नहरें निकालकर, आप देख रहे हैं, नहरें निकालकर सिंचाई करना सुलभ है। सिंचाई की व्यवस्था भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छी है, जिस कारण यहाँ पर कृषि का विकास हुआ है। जल परिवहन का विकास हुआ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।